वैगाबॉन्ड के दूसरे वॉल्यूम में कहानी एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही अंधेरा मोड़ लेती है। ये उस पल की कहानी है जब एक इंसान टूटकर बिखर जाता है और उसके अंदर का राक्षस जन्म लेता है। वो एक राक्षस है। कहानी की शुरुआत बस इसी एक चिल्लाहट से होती है। और ये सिर्फ डर की आवाज नहीं है, ये एक ठप्पा है, एक पहचान है जो गांव वाले ताकेज़ों पर लगा रहे हैं। और यही इस पूरे वॉल्यूम का दिल है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक इंसान राक्षस बनता कैसे है? क्या वो ऐसे ही पैदा होते हैं या फिर क्या हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं? ये सवाल ठीक हमारे सामने तब आता है जब शिनमेन ताकेज़ो सेकिगारा की लड़ाई से बचकर अपने ही गांव वापस लौटता है। तो ताकेज़ो घर लौटता है, पर यह किसी हीरो का स्वागत नहीं है। जरा सोचिए, युद्ध की उस भयानक मारकाट से बचने के बाद वो शायद थोड़ी शांति की उम्मीद कर रहा होगा, पर उसे क्या मिलता है? और भी ज्यादा हिंसा। अरे ये वही लोग हैं जिन्होंने उसे बड़ा होते देखा था, और आज वही लोग उसे एक इनाम के लिए शिकार कर रहे हैं। कोई सवाल नहीं, कोई दया नहीं। उनके लिए वो अब कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक चलता फिरता इनाम है। और ताकेज़ो के लिए ये बस जिंदा रहने की एक और क्रूर लड़ाई बन जाती है। गांव से भागकर ताकेज़ो पहाड़ों में छिप जाता है, लेकिन अब वो सिर्फ भाग नहीं रहा, बल्कि उसका शिकार हो रहा है। ये छोटी मोटी झड़प अब पूरे पहाड़ पर फैले एक शिकार में बदल गई है और ताकेज़ो को एक जानवर की तरह कोने में धकेला जा रहा है। और जरा यहां ताकेज़ो का रवैया देखिए। वो डरा हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो गुस्से से उबल रहा है। वो उन लोगों के सामने झुकने से साफ इनकार कर रहा है जिन्होंने उसे पहले ही दोषी मान लिया है। उसकी आंखों में डर नहीं, एक खुली चेतावनी है। मैंने कहा था, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये लड़ाई ये बहुत ही क्रूर है। ताकेज़ो तो बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे देखने वालों को एक डेस्परेट इंसान नहीं, एक जंगली जानवर नजर आता है। उन्हें लगता है कि वो थक जाएगा, कि वो डर के मारे कांपने लगेगा। लेकिन वो टूटता नहीं है, बल्कि वो अपनी हर सीमा के पार चला जाता है। उसके अंदर कुछ बदल जाता है। अब मकसद जिंदा रहना नहीं है, मकसद बस लड़ना है, बिना किसी वजह के, बिना किसी अंत के। वो एक मशीन बन गया है जो बस लड़ती है। और यही वो पल है जहां सब कुछ बदल जाता है। जब उसे बार बार राक्षस कहकर बुलाया जाता है तो वो उस नाम को अपना लेता है। ये हार नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक बदलाव है। अगर दुनिया उसे एक राक्षस ही देखेगी तो ठीक है, वो वही बनकर दिखाएगा। ठीक उसी पल जब ताकेज़ो अपने अंदर के उस राक्षस को पूरी तरह से अपनाने वाला होता है, कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जो इस पूरे खेल के नियम ही बदलने वाला है। ये कोई योद्धा नहीं है, बल्कि एक भिक्षु है, ताकुआन सोहो। और उसका हथियार तलवार नहीं, बल्कि शब्द हैं, एक तेज दिमाग और इंसानी फितरत की गहरी समझ। इनका आमना सामना होते ही जो तनाव पैदा होता है वो कमाल का है। एक तरफ ताकुआन का शांत, आत्मविश्वास से भरा चेहरा और दूसरी तरफ ताकेज़ो के थकी हुई, शक से भरी आंखें। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव है। और ताकुआन अपनी पहली ही मुलाकात में ताकेज़ो के उस राक्षस वाले दिखावे के आर पार देख लेता है। वो ताकेज़ो की ताकत को मानता है, लेकिन तुरंत उसकी कमजोरी पर भी वार करता है। वो कहता है, शरीर बड़ा हो सकता है लेकिन दिल छोटा है। और ये शब्द ताकेज़ो को शायद किसी भी तलवार से ज्यादा चुभते हैं। इसी बीच कहानी हमें शिकारियों की असलियत भी दिखाती है। एक तरफ ताकेज़ो है, भूखा प्यासा, हर पल मौत से लड़ रहा है, और दूसरी तरफ शिकार का लीडर कैप्टन आउकी, जो आराम से बैठकर अपनी मामूली सी चोटों का रोना रो रहा है। ये इस पूरे हालात का पाखंड दिखाता है। और फिर कहानी ओत्सु की तरफ मुड़ती है, जो ताकेज़ो की बचपन की दोस्त है। वो अकेली और दुखी है, और यहीं पर ताकुआन उसे अपनी योजना में शामिल करना शुरू करता है। उसे पता है कि उस राक्षस तक पहुंचने की असली चाबी ओत्सु ही है। ताकेज़ो अभी गांव वालों से बच ही रहा होता है कि जंगल से एक नया खतरा सामने आ जाता है। और ये खतरा ज्यादा निजी है, ज्यादा पर्सनल है। ये शिकारी इनाम के लिए नहीं आया है। ये है त्सुजिकाज़े कोहेई। वो यहाँ इनाम के लिए नहीं है, वो अपने भाई की मौत का बदला लेने आया है, जिसे ताकेज़ो ने युद्ध के मैदान में मारा था। तो मतलब ये लड़ाई अब पर्सनल हो गई है। और इस मोड़ पे हमें ताकेज़ो की सोच की एक गहरी झलक मिलती है। एक और जानलेवा लड़ाई से ठीक पहले वो अपनी किस्मत को, अपनी मौत को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है।
वो जानता है कि उसका जीवन छोटा और हिंसक ही होगा। उसके लिए जीना और मरना अब एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। एक और लड़ाई जीतने के बाद घायल और थका हुआ ताकेज़ो पहली बार रुककर सोचता है। वो खुद से पूछता है, मैं 17 साल जिया किस लिए? इस सारी मारकाट के बीच पहली बार इंसानियत की किरण दिखती है, एक सवाल जो उसके राक्षस वाले मुखौटे में दरार डाल देता है। और अब हम आते हैं अंतिम भाग पर। ताकेज़ो को सैकड़ों लोग अपनी तलवारों से नहीं पकड़ सके, लेकिन उसका पतन किसी ब्लेड से नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी ही यादों से होता है। तो ताकुआन का प्लान क्या है? बहुत ही सीधा और चालाकी भरा। वो हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेगा, नहीं, वो एक जाल बिछाएगा। लेकिन वो जाल लोहे का नहीं, बल्कि यादों और भावनाओं का होगा। वो जानता है कि राक्षस को हराने का एक ही तरीका है, उसके अंदर के इंसान को जगाना। ओत्सु के जरिए हमें ताकेज़ो का अतीत पता चलता है, कैसे वो हमेशा से अकेला था, हमेशा अपनी ताकत साबित करने के लिए जुनूनी। इससे पता चलता है कि वो हमेशा से ही एक बाहरी इंसान रहा है, जिसे शायद कभी किसी ने समझा ही नहीं। और अब जाल बिछ चुका है। भूखा, थका हुआ और अकेला ताकेज़ो अंधेरे में छिपा हुआ उस गर्म आग और एक जाने पहचाने चेहरे को देखता है। वो ओत्सु को देखता है, जो उसके अतीत की एक याद है, उस समय की जब वो एक राक्षस नहीं बल्कि सिर्फ एक लड़का था। और अंत में ताकेज़ो बिना लड़े ही हार मान लेता है। वो तलवार के सामने नहीं, बल्कि एक गर्म भोजन, एक पुरानी दोस्त और इंसानियत के एक छोटे से पल के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या राक्षस को वाकई पकड़ा गया या फिर उस इंसान को आखिरकार बचा लिया गया?